हेलो बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास के लिए चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है बच्चों, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें पहला स्टोरी है एवेलाइन ग्लेनी के बारे में और दूसरा है बिस्मिल्लाह खां के बारे में, ठीक है। और ये म्यूज़िक से रिलेटेड चैप्टर है, टाइटल से ही पता चल रहा है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं और आज सिर्फ पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। और दूसरे वीडियो में फिर पार्ट 2 को देखेंगे। टाइटल का नाम जरा देखिए, एवेलाइन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब ये जो है वो सुनती हैं आवाज़ को, एवेलाइन ग्लेनी आवाज़ सुनती हैं विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने हुए कोई कैसे सुन सकता है। यही चीज़ आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सुनने की क्षमता नहीं थी। इन्होंने धीरे धीरे उस क्षमता को खो दिया था, ठीक है। इस स्टोरी को लिखा है डेबोरा काउली ने, आप ये नाम भी याद कर लेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ ऐसे कि वो कहीं पे वेट कर रही हैं ट्रेन के लिए। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर इज द टाइम व्हेन everyone is वेरी मच बिजी एंड वेरी मच फास्ट टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। कोई ऐसा समय जैसे रोड पे कहते हैं रश आवर कब है, जब आपका स्कूल का टाइम हो, ऑफिस का टाइम हो, 8 से 10 बजे के बीच वाला टाइम जो है वो जनरली स्कूल का होता है। तो रोड पे आप देखेंगे खूब ट्रैफिक होगा। इसी तरह से शाम को जब ऑफिस की छुट्टी होने की टाइम होती है तब फिर से वही भीड़ रोड पे दिखती है। तो ये आवर जो है दैट इज़ नोन एज रश आवर, ठीक है। तो रश आवर क्राउड्स जॉसल, क्राउड्स मीन्स भीड़, आप जानती हैं। जॉशल मीन्स धक्का मुक्की, मीन्स अपना पोजीशन बनाना, ठीक है। आपस में लोग एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते हुए। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ये सारे लोग अपनी पोजीशन कहाँ बना रहे थे? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो ज़मीन के नीचे बनी हुई थी ट्रेन का प्लेटफॉर्म, वहाँ पे। अ स्लाइट गर्ल हियर, दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर दैन एवर 17 ईयर्स, जो 17 साल की है लेकिन उससे कम की दिखती है। लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, उम्र तो है 17 साल लेकिन वो उससे छोटी दिखती है। वॉज नर्वस, वो नर्वस थी। इट एक्साइटेड एज सी फील द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वो नर्वस तो थी, मतलब परेशान तो हो रही थी। नर्वस होना मतलब जब किसी डर के कारण हम अंदर से अपना जो नर्व्स है, एक एक नस जो है वो लगता है खिंच रहा है, वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, दैट कंडीशन इज नोन एज नर्वस। तो वॉज नर्वस, वो नर्वस थी। एट एक्साइटेड, फिर भी, एट मतलब तो भी, फिर भी ना, कंजंक्शन। एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो महसूस कर रही थी, वो एक्साइटेड थी, वो उत्तेजित थी, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी वाइब्रेशंस मतलब कंपन। ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म पे जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को वो महसूस कर पा रही थी। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन पास आ रहा था, उस आते हुए ट्रेन के वाइब्रेशंस को वो महसूस कर पा रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. और ये जा कहाँ रही थी? ये लड़की जिनका नाम एवेलाइन ग्लेनी है, ये जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि लंदन में है, और वहाँ इनका पहला दिन था। ये फर्स्ट डे जो वहाँ ट्रेन जाती थी वो अंडरग्राउंड जाती थी, तो वहाँ पे इनको ये नर्वसनेस फील हो रहा है। एंड डाउटिंग डरना, बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी। एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, ठीक है। ये लंदन में थी तो इनको ऐसा लग रहा था कि खूब परेशानी महसूस कर रही थी। पहला दिन कॉलेज जाना था, इनके पास सुनने की क्षमता नहीं थी। तो ये एनी टीनेजर इज द नाउन फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम 13 to 19. Actually teen is there, but now WHO has changed this. So just to make you recall easily, जिस एज में टीन लगता है that known as teenager, 13 14 15 like that, okay. So any teenager fresh from a Scottish farm, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से आई तो थी स्कॉटिश
खेतों से, मतलब सामान्य परिवेश से, बट अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. और ये लड़की जो थी वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स, एस्पायर मतलब होता है किसी चीज़ की सपना देखना, कोई ड्रीम तय करना कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, दैट इज नोन एज एस्पायरिंग. और जो एस्पायर करते हैं दोज आर नोन एज एस्पिरेंट. ठीक है. तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब ये म्यूजिशियन बनने का सपना देखने वाली लड़की थी. फेस्ड अ बिगर चैलेंज, ये बहुत चैलेंज फेस की. दैन मोस्ट, सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहरी थी, वो आवाज़ सुन नहीं पाती थी. मतलब उस जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन है, वहाँ जाने के लिए तो सब लोग को डर लगता था, जो भी लोग स्कॉटिश हुआ करते थे. लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही चैलेंज फेस करना पड़ा. इवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल. और इनका जो नहीं सुनने वाली शक्ति थी, मतलब जो बहरापन था, डेफनेस जो था, वो अचानक नहीं गया था, वो धीरे धीरे गया था. एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल स्लो, धीरे धीरे. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. 8 साल की ये लड़की जब पियानो प्ले करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और तब उनकी माँ ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है. दे कॉल्ड हर नेम, उन लोगों ने उनका नाम बुलाया, हर नेम, एंड शी डिडंट मूव. नाम सुनने के बाद भी लड़की में कोई मूवमेंट नहीं हुआ. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज आइसाबेल ग्लेनी. तो उनकी माँ कहती कि मुझे तभी महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ी है और ये लड़की नहीं सुन पाई, इसलिए नाम सुनने के बाद भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जबकि वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए. फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय तक, एवेलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, मैनेज मतलब किसी तरह से व्यवस्था कर लेना. मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, बढ़ते हुए डेफनेस को छिपाने का इन्होंने कोशिश की. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने टीचर से. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये बात कब तक छिपती. जैसे जैसे वो 11 साल की हुई, 8 साल में पहली बार उनकी माँ ने नोटिस किया था, और तब से ये लड़की कुछ समय तक छिपाते रही. लेकिन जब वो 11 साल की हुई और नहीं सुनने की वजह से, इस डेफनेस की वजह से उनका परफॉर्मेंस गिरता चला गया. और तब उनकी हेड मिस्ट्रेस जो थी, स्कूल की जो हेड थी, वो अर्ज्ड मतलब रिक्वेस्ट करना, हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. वो बुला करके उनके पेरेंट्स को बोली कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी रिकॉग्नाइज कर लिए थे कि लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम है सुनने में. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और तब जाके पता चला कि इस लड़की को सुनने में परेशानी है. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धीरे धीरे उनका नर्व डैमेज हो रहा था. ठीक है. जो नशें होती हैं ना हमारे शरीर में, जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो धीरे धीरे उनका सूख रहा था. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ. और तब उनके पेरेंट्स को ये बताया गया, ये सलाह दिया गया, एडवाइस में सलाह देना, दैट इस बच्ची को हियरिंग ऐड लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो पूरा पूरा सुन सके, एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ. और जो बहरे बच्चों का स्कूल होता है वहाँ पे उनको भेजा जाए, ऐसा सजेशन दिया गया. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एविलिन. एविलिन कहती है कि अचानक ऐसा लगने लगा कि सब कुछ काला हो गया, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी हो रही थी, इनके मन में कुछ सपना था म्यूज़िक को लेकर के, वो सारा कुछ सब खत्म. और जाहिर है कि ये बच्ची हैं, टीनेजर हैं, तो इस एज में बहुत डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, इसलिए इन्होंने 3 साल तक छिपाने की कोशिश भी की. बट एविलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. गिव अप इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स हार नहीं मानना. लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना है. सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. और वो डिटरमाइंड थी कि मुझे नॉर्मल लाइफ ही जीना है. एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और परसू मतलब पीछा करना, किसी मकसद के साथ चलना. तो
उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, मुझे नॉर्मल लाइफ ही जीना है और मुझे म्यूज़िक में जो मेरी रुचि है उसी को लेके आगे बढ़ना है। सो वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उन्होंने नोटिस किया मतलब उनका ध्यान गया, नोटिस करना, ध्यान जाना। अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट। एक दिन वो देखी कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन आप यहाँ पिक्चर भी देखें। और जाइलोफोन क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, ये जो लकड़ी के डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े हैं उसको अरेंज करके तार के साथ बंधा हुआ है। ये तार हिलाने से, स्ट्रिंग हिलाने से ही यहाँ से म्यूजिकल साउंड्स निकलते हैं। तो वो सोची कि मैं इसी को बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत टीचर्स, म्यूज़िक के जो टीचर्स थे वो उन्होंने इस बच्ची को, एवेलिन को डिस्करेज किया। डिस्करेज करना, करेज मतलब साहस, डिस्करेज साहस कम करना, तो उनके हिम्मत को कम किया, मतलब उनको हतोत्साहित किया। हर बट परकसनिस्ट मतलब एक ड्रम बजाने वाले व्यक्ति, रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उन्होंने देख लिया कि इनमें पोटेंशियल है, इनमें काबिलियत है। एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और वो क्या किए, वो सिखाना शुरू किए किस तरह से पहले ड्रम को डिफरेंट नोट्स के साथ सेट किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। और वो क्या बोलते कि कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। सेंस करना मतलब समझना। ठीक है, तो ये टीचर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन फॉब्स। कोई एक व्यक्ति अगर किसी को मिल जाए समझने वाला और उसको सही तरह से गाइड करे, एक मेंटरशिप मिल जाए, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। वो बोले कि तुम इसको कान से मत सुनो, इसको किसी और तरह से समझने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, वो ऐसा बताती हैं कि वो टीचर ऐसा कहा करते थे। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब उनको फील होता है कि हायर ड्रम का साउंड मैं कहाँ से फील कर पाती थी? कमर के ऊपर से, वेस्ट कमर। ठीक है, ऊपर के पार्ट में मुझे उसका साउंड फील होता था और कमर से नीचे वाले पार्ट में मुझे लोअर ड्रम का साउंड फील होता था। फिर यहाँ पे लोअर वन, ये वन प्रोनाउन यूज हुआ है। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और जब वो टीचर्स थे रॉन फॉब्स, वो बार बार इसको रिपीट करते थे। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करने से अब एवेलिन को भी ये पता चल गया था कि यस, वो म्यूज़िक के डिफरेंट नोट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट से फील कर सकती। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। अब ये बताती हैं कि मैं सीख चुकी थी कि किसी साउंड के प्रति अपने माइंड को और अपने बॉडी को कैसे ओपन किया जाए, साउंड का जो वाइब्रेशन होता है उसके प्रति कैसे एक्टिव हुआ जाए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर मीन्स ओनली, केवल। ठीक है, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए कि जब मुझे ये पता चल गया तो उसके बाद फिर मैंने सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से सब कुछ कर लिया। तो पहले तो यही ज़रूरी था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही आप देख लीजिए कि जब इनको डिसेबिलिटी पता चली कि ये सुन नहीं सकती हैं, तो यहाँ से अगर कोई साधारण इंसान होगा तो वो हिम्मत हार जाएगा। बट दिस गर्ल हैड डिसाइडेड कि नहीं, कुछ करना है और अपने म्यूज़िक में इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ना है। तो वो अगर ऐसा सोची, फिर धीरे धीरे उनके लिए राह बनता चला गया। तो पहले तो म्यूज़िक को वो पार्ट्स ऑफ बॉडी से सेंस करना शुरू की और उसके बाद उस सेंस में और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा करके, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क बढ़ा करके और उसमें परफेक्ट होती चली गई। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उस समय से, लुक्ड बैक पीछे देखना, ऑनवर्ड्स मतलब आगे, मतलब उस समय के बाद, उस समय के आगे, ऑनवर्ड्स यहाँ आगे, बाद, उस समय के बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और वो 16 साल की होते होते उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट पाया और वो यूनाइटेड किंगडम के जर्नी पे गई और वहाँ के यूथ ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन किया। एंड द टाइम सी वाज, जब वो 16 साल की थी तभी वो तय कर ली कि अब म्यूज़िक ही उनका लाइफ होगा।
ठीक है। पहले तो म्यूज़िक ये था कि ठीक है म्यूज़िक मेरा इंटरेस्ट है तो इसी के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन ये म्यूज़िक अब पूरी लाइफ हो जाएगा, मतलब ये पैशन प्रोफेशन में बदल जाएगा। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ऑडिशन मतलब होता है टेस्ट देना, ठीक है। तो वो बहुत सारे टेस्ट में, सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वो वहाँ के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में टेस्ट में शामिल हुई एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री, और जितना पहले किसी ने नहीं मार्क्स लाया था उतना मार्क्स लेकर के आ गई उस एकेडमी में। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो वो स्टार्टिंग में तो ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे म्यूजिकल पीपल का ग्रुप हुआ करता है, लेकिन अब जब उनको इतना कुछ मिल गया तो फिर वो सोलो परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करने लगी, ठीक है। सी ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मतलब अकेले, ठीक है, खुद के परफॉर्मेंस पे अब वो मूव करने लगी, मतलब ग्रुप से हट के, अभी तक ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी, अब ग्रुप से आगे बढ़ करके अकेले परफॉर्मेंस देने पे जोर देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और वो 3 साल के कोर्स के अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अभी तक सबसे जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो उन्होंने पा लिया था। कैप्चर करना मतलब ले लेना, अपने कोशिश से उसको पा लेना, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एविलीन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और ये सब के बावजूद भी वो नहीं सोचती हैं कि उन्होंने कोई हीरोइक अचीवमेंट पाया। हीरोइक मतलब कोई हीरो की तरह, कोई नायक की तरह, नायिका की तरह ये उपलब्धि, ऐसा वो नहीं मानती कि कुछ बहुत बड़ा कर ले। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, ये कहती हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, मतलब ये बहुत नेचुरल था उनके लिए कि बस कोशिश करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए, आजकल के बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए खासकर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे टॉप पे पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो इसी कोशिश के बजाय मल्टी परकशनिस्ट हो गई, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली ये लेडी हो गई। और इनका इंटरनेशनल शेड्यूल इज ऑल्सो प्रोनाउंस स्केड्यूल ऑल्सो, ठीक है। आप दोनों ही प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखेंगे ताकि कहीं आप सुने तो आपको समझ में आ जाए। तो हेक्टिक मतलब बहुत बिजी, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो इनका शेड्यूल अब बहुत व्यस्त रहने लगा। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एविलीन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ठीक है। अब अगर कोई देखे, इंट्रिगिंग मतलब कि बहुत मुश्किल, बहुत पहेली जैसा जो समझ में नहीं आया, मतलब उनके लिए वो बहुत आसान है। वो आराम से म्यूज़िक को प्ले कर लेती हैं कि जब वो सुन नहीं सकती हैं फिर भी म्यूज़िक को प्ले कर पाना, उस धुन पे काम कर पाना दूसरे के लिए बहुत पहेली जैसा है, लेकिन वो बड़ा नेचुरली कर पाती हैं। ऐसा कैसे कर पाई? बहुत मेहनत से, लगातार कोशिश से। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और हम लोगों के 2 घंटे के बातचीत में वो एक भी शब्द को मिस नहीं की। मेन विथ बूसी बेयर्ड्स गिव मी ट्रबल, और वो कहती हैं कि जिन लोगों के दाढ़ी हुआ करते हैं, ठीक है, उन लोगों से मुझे थोड़ी परेशानी होती है। वो हंस कैसा करती है, सी लाफ्ड, हंसती है। क्यों? इट इज़, आप देख लीजिए ये किस तरह से प्ले कर रही, इनका ये पिक्चर है बहुत इंस्पिरेशनल। क्यों उनको परेशानी होती है उन लोगों से जिनकी दाढ़ी हुआ करती है? क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि सिर्फ लिप्स नहीं देखती हैं, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज, पूरे चेहरे को, आँखों को, सब कुछ को देख करके वो म्यूजिक को पकड़ती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ आ स्कॉटिश लिल्ट, और वो स्कॉटलैंड का जो लैंग्वेज है, क्योंकि हर जगह के जो डायलेक्ट्स होते हैं, जो लैंग्वेज होते हैं, उनके हिसाब से हमारे टंग का और जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनका बोलने में यूज़ होता है वो सारे जगह का फॉर्मेशन होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हम उसी तरह से बोल पाते हैं। तो उनका जो बोलने का तरीका था वो स्कॉटिश था, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11,
वो बोलते हैं कि मेरा स्पीच इसलिए साफ है क्योंकि मैं तब तक सुन सकी जब तक मैं 11 साल की थी। मतलब 11 साल तक थोड़ा थोड़ा इनको सुनाई पड़ता था, तो इनको अच्छे से समझ में आया कि कैसे बोला जाता है और कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब कैसे किसी शब्द का उच्चारण होता है। सी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। ठीक है, लेकिन वो तो 11 साल तक में अपने भाषा को जानती थी, बाद में वो कैसे। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बाद में वो फ्रेंच भी सीख ली और बेसिक जापानीज भी सीख ली, तो वो ऐसा कैसे की, इससे तो ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो 11 साल तक ही सुन पाती थी। बाद में दूसरे लैंग्वेज को उन्होंने कैसे सीखा, राइटर ने ये डिस्कस किया है। एज फॉर म्यूजिक, तो वो क्या बता रही हैं कि एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ऐसे लगता है कि म्यूजिक मेरे शरीर के एक एक पार्ट में रस की तरह टपक रहा है। पोर करना मतलब कोई चीज़ का चूना, ठीक है, बूंद बूंद करके कुछ चूता है, कुछ ढालते हैं लिक्विड को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, तो पोर करना कहते हैं उसको। तो मतलब जैसे कि ढल रहा है, मेरे शरीर में वो प्रवेश कर रहा है। तो वो म्यूज़िक के बारे में इस तरह से बात करते हैं कि म्यूज़िक मेरे लिए सिर्फ बाहर की चीज़ नहीं है, वो ऐसे लगता है कि वो आवाज़ मेरे शरीर में ढल रहा है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और ऐसे लगता है कि ये स्किन को टिंगल कर रहा। टिंगल मतलब आप महसूस किए होंगे कि शरीर में किसी तरह का मूवमेंट होता है। जैसे आप अगर कहीं बैठे हैं और पैर को एक ही साइड में दबा के रखें, तो क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे एक ब्लड का सर्कुलेशन रुकने से कुछ ऐसा होता है कि अंदर से कांटा ऐसा चुभ रहा है। तो वो बोलती है कि इस तरह से होता है ये, मतलब वो कुछ इंडिकेट करता है। म्यूजिक का हर नोट जो है मेरे बॉडी को, मेरे स्किन को टिंगल करता है। वो एक तरह से कुछ चुभता है, कुछ गुदगुदी जैसी, कुछ ऐसा पता चलता है कि ऐसा हो रहा है मेरे बॉडी में, स्किन में। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे स्किन पे ये पता चलता है, मेरे चिक बोन्स मतलब मेरे फेस पे भी, ये भी यहाँ पे भी मुझे म्यूजिक फील होता है। एंड इवन इन माई हेयर, इवन मेरे बालों पे भी मुझे म्यूजिक फील होता है। वेन सी प्लेज, और जब वो म्यूजिक प्ले करती है, वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, अपना जो इंस्ट्रूमेंट जिसको उन्होंने पसंद किया था, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, और वो अपने फिंगर टिप्स में भी वो आवाज़ को सेंस कर सकती हैं। जिस तरह से जब स्टिक से उसको बजाते हैं, वो आवाज़ इनके फिंगर टिप्स में भी आती है। मतलब बॉडी का हर पार्ट इन्होंने जिक्र किया कि वो म्यूज़िक जैसे कि उसमें ढलता चला जाता है, उसमें घुसता चला जाता है बूंद बूंद की तरह। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। वो थोड़ा झुक करके जब बजाती हैं, तो रेजोनेंस मतलब होता है वो एक साउंड जो गूंज होती है, तो वो जब झुक के बजाती हैं तो उससे भी वो साउंड उनके पूरे बॉडी में फील होता है। एंड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज़, और जब वुडन प्लेटफॉर्म पे वो बजाती हैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो वो क्या करती है, अपने शूज़ को रिमूव कर देती है। रिमूव करना मतलब हटाना, तो शूज़ को रिमूव करती है, क्यों, सो दैट एक फ्रेज ना, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वाइब्रेशन जो है उनके नंगे पैर में, ठीक है, पास थ्रू मतलब के माध्यम से जा सके। बेयर मतलब कि नंगा, फीट पाँव, ठीक है, खाली पाँव में, ठीक है, नंगा जब कोई स्लीपर शूज ना पहने हो, जो पाँव, दैट इज बेयर फीट। तो वो बेयर फीट पे फील हो सके, एंड अपर लेग्स, और उनके ऊपर पैर पे भी जा सके, मतलब उनके बॉडी को इंटर कर सके, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और इसमें कोई सरप्राइज नहीं कि इवेलिन जो है सो अपने ऑडियंस को बहुत खुश कर देती हैं। डिलाइट मतलब खुश करना, तो इवेलिन अपने ऑडियंस को खुश करती है। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलेहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, और उनको क्या मिला, 1991 में ये अवार्ड मिला, म्यूज़िक के द्वारा लोगों में अच्छा फील कराना, लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया गया। सेज मास्टर पर्कसनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और एक मास्टर पर्कसनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड, वो क्या कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, कि भगवान ने उन्हें दिया, उनसे सुनने की शक्ति तो ले ली, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। वाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती हैं, मतलब जो कान से हम लोग सुनते हैं वो सारा कुछ वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और जितना हम लोग सुनते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो ऐसा महसूस करती है, उतना डीप करती है।
दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है। एवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्केहोलिक। एवेलिन ये बताती है, कन्फेस करना मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, तो एवेलिन ऐसा स्वीकार करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, कन्फेस करती हैं कि उनको कुछ उनमें ये कमी है। क्या है? वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक मतलब एकदम काम का नशा होना। ये वर्क, काम और अल्कोहल मिला करके ये वर्ड बना हुआ है, ये पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है बच्चों, और ये है वर्केहोलिक, मतलब वो जो है उनको नशा है काम का। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उन्हें ये लगता है कि बस मुझे काम ही करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और हमेशा क्लासिकल म्यूजिशियंस के भी तुलना में और कठिन और कठिन और कठिन मेहनत करना वो चाहती है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, वो मेहनत तो करती हैं लेकिन उस मेहनत का फल भी बहुत बड़ा है। इनॉर्मस, रिवार्ड्स, प्राइजेस, ठीक है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, उस मेहनत का फल भी तो बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, ठीक है, जो उनके रेगुलर कंसर्ट्स म्यूजिक के जो प्रोग्राम होते हैं, वो रेगुलर मतलब हमेशा होने वाले, तो हमेशा होने वाले रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, ये फ्रेज है। इवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स में भी और प्रिजन्स में भी, जहाँ कैदी होते हैं, जहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं, वहाँ भी जा करके, और हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट बीमार है वहाँ भी वो अपने प्रोग्राम दिया करती हैं। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो इस बात को भी बहुत प्राथमिकता देती हैं कि जो नए म्यूजिशियंस हैं, जिनका अब एस्पिरेशन है म्यूजिशियन बनना, उनको भी वो सिखाए, बच्चों को सिखाए। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और एक ये जो विथेवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन के लिए जो एक संस्था है, वहाँ से एन रिचलिन कहते हैं कि सी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो बताते हैं कि ये लड़की जो है, ये सारे बहरे बच्चों के लिए एक चमकदार, एक जीती जागती, ठीक है, शाइनिंग यहाँ पे मतलब इतनी तेज चमक वाली, यानी जीती जागती प्रेरणा स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और उनको ये लगता है, मतलब इस लड़की से बच्चे ऐसी प्रेरणा पाते हैं, सारे बहरे बच्चे जो हैं उनको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक बहरा आदमी, म्यूजिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कान की होती है, और कान नहीं है, सुन नहीं सकते हैं, ये एबिलिटी नहीं, इसके बावजूद भी म्यूजिक के फील्ड में इस हाइट तक जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बच्चों को ये प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे भी जाया नहीं जा सकता है। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, ठीक है। उनके एज के जितने भी लोग जो कुछ एक्म्प्लिस किए, एक्म्प्लिस मतलब बहुत मेहनत से कुछ प्राप्त करना, उपलब्धि जो उनको हासिल हुई है, उनके उम्र के लोग जितना कुछ अचीव किए हैं उससे ये करीब दुगना, ट्वाइस मतलब दुगना अचीव कर पाई हैं अपने इस हार्ड लेबर के बदौलत। एंड सी हैज़ ब्रॉट परकसन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और परकसन जो कभी साइड में रहा करता था ऑर्केस्ट्रा में, वो आज फ्रंट में रहने लगा है। एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये ऐसा दिखा चुके हैं, डेमोस्ट्रेट करना मतलब दिखाना, साबित करना, डिस्प्ले करना ऐसा कि ये भी बहुत मूविंग हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, हैंडीकैप्ड आज के डेट में इनके लिए वर्ड यूज़ होता है स्पेशली एबल्ड। पहले हैंडीकैप्ड और डिजेबल कहा करते थे, बट अब ये नहीं कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके बदले वर्ड क्या लाया है, स्पेशली एबल्ड, क्योंकि यहाँ साफ साफ हम देख रहे हैं कि ठीक है सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन बाकी और सारी शक्तियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति में हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और कुछ कम नहीं, सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, है ना, मतलब वो बहुत कुछ तो की ही है, लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों को खुशी भी दी है। उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, उनके म्यूज़िक से खुश हुए हैं, और सबके लिए वो जीती जागती मिसाल की तरह है। तो बच्चों, इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि किस तरह से एक लड़की जो कि डिसेबिलिटी रिकग्नाइज्ड होने के बाद, जिनको पता चल गया कि उनके अंदर कोई कमी आ गई है, तो हार मानने के बजाय अपने लगन को जिंदा रखती है और मेहनत करती है, और फिर
उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान यदि कोशिश करता रहे तो वो जिस फील्ड में चाहे, जहां चाहे, जिस ऊंचाई तक चाहे वहां तक जा सकता है। थैंक्स।